हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जय स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत। इस प्रोग्राम को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने इस प्रोग्राम का नाम दिया है परीक्षा क्रांति। तो इस परीक्षा क्रांति अपर 2021 के अंतर्गत हम लोग सुबह हम लोग कर रहे हैं समीक्षा अधिकारी, जिसमें एक लेक्चर पॉलिटी का आ चुका है। अब शाम को हम लोग कर रहे हैं इतिहास, मॉडर्न इंडिया से शुरुआत करेंगे। अपर के लिए पढ़ रहे हैं तो पहले हिस्ट्री खत्म करेंगे, उसके बाद पॉलिटी पे आएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी पे आएंगे, उसके बाद इस प्रकार से चलते इकोनॉमी पे आएंगे, इस प्रकार से खत्म करेंगे। जून तक इसको पूरा खत्म करना है। तो ये परीक्षा क्रांति 2021 प्रोग्राम के अंतर्गत अगर आप इसके पेड कोर्स के अंतर्गत जुड़ना चाहते हैं, जिसमें कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो जो आ रहे हैं वो तो आपको मिलेंगे ही, इसके अतिरिक्त जो और वीडियो हैं वो भी मिल जाएंगे। साथ में आपको टेस्ट सीरीज के साथ साथ आपको फायदा रहेगा कि मेंस के लिए भी अगर आपको उसमें ज्वाइन करना है तो मेंस की तैयारी भी आप साथ साथ करते चले जाएंगे। तो ये आपको पेड कोर्स का फायदा होगा। पेड कोर्स के लिए अगर आपको और जानकारी चाहिए कि पेड कोर्स में क्या क्या आपको फायदा होने वाले हैं, तो आप इस कॉन्टैक्ट पे संपर्क कर सकते हैं, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर सकते हैं 9453775039। और साथ में अगर आपको यहाँ से संपर्क नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे 6396743810 यहाँ पर भी आप पिंग करके मुझसे जानकारी ले सकते हैं कि सर पेड कोर्स का क्या है, क्या उसका फायदा हुआ, किस प्रकार से क्या क्या होगा। पेड कोर्स का फायदा ये होगा कि आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी, पीडीएफ आपके पास आती रहेगी, टेस्ट सीरीज आपके पास रहेगी, लोग जो आपके साथ पढ़ रहे होंगे वो उसी ग्रुप में होंगे, तो डिस्कशन चलता रहेगा, तो आप उनसे भी प्रभावित रहेंगे कि हाँ कौन किस तरीके से, कौन आंसर किस तरीके से लिख रहा है, क्या तैयारी चल रही है, कौन कौन से नोट्स दिए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं साथ में। तो ये सब चलता रहेगा, तो आपको एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो प्री कम मेंस का ये परीक्षा क्रांति प्रोग्राम है, इसके अंतर्गत मैं पहले इतिहास से शुरुआत कर रहा हूँ, फिर मैं पॉलिटी खत्म करूँगा। और इसी में सुबह हम लोग परीक्षा क्रांति समीक्षा अधिकारी का अलग प्रोग्राम चल रहा है सुबह के टाइम में, जहाँ पर हम लोगों ने पॉलिटी से स्टार्ट कर दिया है। वहाँ डिस्कशन ब्रीफ में होगा, बहुत कम चीज़ें आपको ज़्यादा डीपली नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि जहाँ जितने जिस एग्जाम का जो स्तर, उस एग्जाम में उसी उतनी ही बातें की जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा चीज़ें आपको डीप में बताई जाएंगी। तो आधुनिक भारत के इतिहास, इस वीडियो के अंत में मैं यूपीपीसीएस साइट से जाकर आपको वो नोटिफिकेशन जो आया उसको डाउनलोड करके दिखा दूंगा, उसमें क्या क्या है ये भी दिखा दिया जाएगा, वीडियो के अंत में दिखाएंगे। पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो आधुनिक भारत इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग शुरुआत करेंगे मुगलों के विघटन से, डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर। क्या कारण रहे, कौन कौन से उत्तराधिकारी औरंगजेब के आए, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जब मैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनी आपको पढ़ाऊंगा, क्या क्या पढ़ाऊंगा आधुनिक भारत के अंतर्गत पहले ही देख लीजिए। सबसे पहले मैं आपको आधुनिक भारत के अंतर्गत बता रहा हूँ मुगल, जो मैं आज चैप्टर ले रहा हूँ बहुत ब्रीफ में बताऊंगा। मुगल मतलब डाउनफॉल ऑफ द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य का विघटन कैसे हुआ। उसके बाद मैं चर्चा करूंगा आपसे एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज, जिनमें मैं पुर्तगाल, डच, इंग्लिश, फ्रांस, इनकी चर्चा करेंगे। और जब मैं आपको एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज पढ़ा रहा हूँ, तो जब मैं इंग्लिश आपको पढ़ाऊंगा तो फिर मैं आपको वहाँ पर लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, भू राजस्व व्यवस्था की बातें करूंगा। वहीं से मैं आपको लेकर चलूंगा 1857 के क्रांति की ओर, या फिर मैं कह दूं सैनिक विद्रोह की ओर। वो विद्रोह है क्रांति, इसकी भी चर्चा की जाएगी। क्या कारण थे, कौन कौन लोग थे, कौन उस वक्त प्राइम मिनिस्टर था इंग्लैंड का, भारत में क्या क्या दशाएं थी, क्या चल रहा था, शिक्षा क्या स्तर था। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा मॉडरेट फेज पर आऊंगा, और मॉडरेट फेज के बाद कौन कौन से उसमें लीडर थे, मॉडरेट फेज की मांग क्या थी, आउटकम क्या क्या निकले। उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट फेज की बात करेंगे। एक्सट्रीमिस्ट फेज में भी सेम पढ़ेंगे, लीडर क्या थे, डिमांड क्या थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस वक्त में क्या घटनाएं घटी। गदर के बारे में चर्चा करेंगे, कामागाटा मारू घटना के बारे में चर्चा करेंगे, स्वदेशी आंदोलन के बारे में चर्चा करेंगे। कई सारी चर्चाएं एक्सट्रीमिस्ट फेज में होंगी, जहां पर बाल गंगाधर तिलक की भी चर्चा की जाएगी। उसके बाद महात्मा गांधी का आगमन होगा, तो महात्मा गांधी के बारे में चर्चा की जाएगी। महात्मा गांधी ने कौन कौन से सत्याग्रह किए, सत्याग्रह की स्ट्रेटेजी क्या थी, महात्मा गांधी के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और भारत छोड़ो आंदोलन की क्या प्रकृति थी, कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, क्या उसके भारत पे प्रभाव पड़ा। फिर हम लोग वहां से पढ़ना शुरू करेंगे, अगस्त प्रस्ताव के बारे में बात करेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के से पहले अगस्त प्रस्ताव आपको मिलेगा। अगस्त प्रस्ताव के बाद आप लोग क्रिप्स मिशन की चर्चा करेंगे। क्रिप्स मिशन के बाद भारत छोड़ो आंदोलन तो चल ही रहा है 1942 में। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कैबिनेट मिशन की, और अंत में हम लोग देखेंगे माउंटबेटन प्लान। साथ में हम लोग उसी में हम लोग साथ में वेबल प्लान और ये सब भी खत्म करेंगे। राजगोपालाचारी का फॉर्मूला क्या था ये भी देखेंगे। इन सब चीज़ों को 1942 तक, आधुनिक भारत के इतिहास को 1947 तक हम लोग पढ़ेंगे, 1947 तक। ठीक, शुरुआत करेंगे मुगलों के विघटन से, 1707 औरंगजेब की मृत्यु से, और पहुंचेंगे हम लोग 1947 तक। इस बीच में जो भी घटनाएं हैं, जो भी इंपॉर्टेंट लगता है, वो सब चीज़ें आपकी कवर की जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे मुगलों का विघटन, जिसमें कि मैं बहुत ब्रीफ में चीज़ें पढ़ाऊंगा। लेकिन जब हम एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज पढ़ रहे होंगे, और तब मैं एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज के दौरान आपको मुगलों के बारे में, जो औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल सम्राट हुए, उनकी चर्चा थोड़ा सा विस्तार में कर देंगे, थोड़ा सा एलोबरेट ज़्यादा कर देंगे अभी, लेकिन एकदम ब्रीफ में चलेंगे। तो मुगलों के विघटन के कारण क्या क्या रहे,
देखिए, मुगलों के विघटन के जो सबसे बड़े कारण रहे, सबसे पहला कारण तो ये रहा कि औरंगजेब का उत्तरदायित्व जो था उसको वह सही तरीके से नहीं निभा पाया। अगर देखा जाए तो हमेशा इतिहासकार लिख रहे होते हैं कि औरंगजेब ने सत्ता जब संभाली तो ये जरूर कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन जो हुआ मुगल सत्ता का, वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंशन औरंगजेब के टाइम पर ही हुआ। लेकिन वो वास्तविकता में जो एक्सपेंशन हुआ वो एक पानी के वो बुलबुले की तरह था, बहुत तेजी से उठा लेकिन एकदम से फट गया। उसका कारण क्या है कि औरंगजेब के उत्तरदायित्व में कुछ खामियां थी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में कुछ कमियां थी। सबसे बड़ी कमी थी धर्मांधता। धर्मांधता का मतलब होता है कि एक तरीके से वो धर्म के प्रति इतना अंधा था, यही कारण था कि शायद औरंगजेब को जिंदा पीर की संज्ञा दी गई। तो याद रखिए, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए आपसे कि बताइए इनमें से किसको जिंदा पीर की संज्ञा दी गई, तो आप याद रखेंगे कि औरंगजेब को जिंदा पीर की संज्ञा दी गई, क्योंकि वो चलती फिरती, कहा जाता है चलता फिरता एक कुरान था, इतना खतरनाक उसको आयतें रटी हुई थी, तो जिंदा पीर की संज्ञा दी गई। इसके साथ ही कहा जाता है कि उसने उन लोगों से विद्रोह ले लिया जिन लोगों से विद्रोह नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ी बात, उसने राजपूतों से विद्रोह ले लिया, जो कि कहा जाता है कि मुगलों के सपोर्टर थे। जाटों से विद्रोह ले लिया, सिखों से विद्रोह ले लिया। इसके अलावा उसकी जो साम्राज्यवादी नीति थी, जिसके अंतर्गत वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, तो वह साउथ इंडिया में भी एंट्री करके चला गया, जहाँ पर उसने गोलकोंडा पर कोशिश करी कि वहाँ पर चढ़ाई की जाए, वहाँ से धन लूटा जाए, उस साम्राज्य वहाँ तक अपना विस्तार किया जाए। इन सभी नीतियों के चलते कहा जाएगा कि मुगल साम्राज्य का विघटन का पहला कारण है कि औरंगजेब का उत्तरदायित्व, फर्स्ट रीजन। सेकेंड रीजन है उत्तराधिकारी जो औरंगजेब के हुए, औरंगजेब के मरने के बाद जितने भी उत्तराधिकारी हुए, उन्हीं के कारण भी कहा जाता है कि इन्हीं के कारण भी उत्तराधिकारी जो हुए, उनके कारण भी मुगल साम्राज्य का विघटन, डाउनफॉल हुआ एम्पायर का। कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए, तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि जनरली जो प्रिंसिपल होता है कि कोई राजा सम्राट मरेगा तो उसका सबसे बड़ा पुत्र गद्दी पर बैठेगा, किंगशिप थ्योरी तो ऐसी होनी चाहिए। लेकिन मुगल साम्राज्य के अंतर्गत ये नहीं था। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत कहा गया कि जो प्रिंसिपल ऑफ प्राई मोजिनिचोर था, वो वास्तविकता में फॉलो नहीं किया जा रहा था। ज्येष्ठाधिकारी का जो नियम था वो फॉलो नहीं किया जा रहा था। इतिहासकारों का कहना है कि ज्येष्ठाधिकारी के नियम के अतिरिक्त, मतलब ये नियम तो यहाँ पर फॉलो नहीं हो रहा है, ज्येष्ठाधिकारी का नियम। यहाँ पर जो नियम फॉलो हो रहा है वो हो रहा है स्वॉर्ड, मतलब तलवार जिसकी जितनी तेज धार की है वही वास्तविकता में सत्ता पर काबिज होगा। स्वॉर्ड विल डिसाइड एवरीथिंग। स्वॉर्ड जो तलवार है वही सब कुछ निर्धारित करेगी, वही निर्धारित करेगी कि अगला राजा कौन होने वाला है। तो यहाँ पर बड़ा पुत्र ही बनेगा राजा, ऐसा नहीं कहा गया। यहाँ पर कहा गया जो जितनी तेज तलवार चलाएगा, जितने लोगों का सर काटेगा, वही सत्ता पर काबिज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत, मार्च 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के उपरांत उसके जितने भी उत्तराधिकारी हुए, उनके लिए एक टर्म बोला जाता है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की आपको हमेशा चर्चा की जाएगी। आपने पढ़ रखा है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा फिट है वो सर्वाइव करेगा। लेकिन मुगल सत्ता के दौरान आपको औरंगजेब की मृत्यु के बाद बोला जाएगा सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर है वही सत्ता पर काबिज रह पाएगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, तो जब आप औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बारे में, उसके सक्सेसर के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आप जानेंगे कि यहाँ पर जो भी सत्ता पर काबिज होगा वो किसी ना किसी की सहायता से काबिज होगा। किंग मेकर्स की भूमिका आ जाएगी। और जब किंग मेकर्स की भूमिका आ जाती है तो कहा जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको के कामराज के बारे में जब चर्चा करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई तो किंग मेकर की भूमिका में के कामराज आ गए। और जब के कामराज किंग मेकर की भूमिका में आ गए तो उन्होंने ऐसे लोगों को दरकिनार कर दिया प्रधानमंत्री की पोस्ट पर बैठाने के लिए, जो उनको लगता था कि वो के कामराज को मतलब ओवर रूल कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाल बहादुर शास्त्री को सत्ता पर काबिज किया गया, ये समझकर कि लाल बहादुर शास्त्री तो कमजोर व्यक्ति हैं, ये सत्ता क्या संभाल पाएंगे। तो किंग मेकर की भूमिका जहां पर आ जाती है वहां पर कहा जाता है सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट, जो सबसे कमजोर होगा वही सर्वाइव कर पाएगा। वरना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहते हैं कि अपनी दम पर राज कर रहा है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट की चर्चाएं होने लगेंगी और कहा जाएगा औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके 3 बेटों के बीच संघर्ष होगा, मुअज्जम, कामबख्श और मोहम्मद आजम। ये कहा जाता है कि औरंगजेब का सबसे प्रिय बेटा था कामबख्श, जिसको उसने दीन पनाह की उपाधि दी। लेकिन मैंने आपसे बोला कि ज्येष्ठाधिकारी का जो नियम है वो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है, यहाँ तो तलवार की धार मेन इंपॉर्टेंट है। तो मुअज्जम अपने दोनों भाइयों को हरा देगा और सत्ता पर काबिज हो जाएगा। औरंगजेब का उत्तराधिकारी मुअज्जम बनेगा और मुअज्जम ही आगे जाकर बहादुर शाह की उपाधि लेगा। इसको कहा जाएगा बहादुर शाह प्रथम। तो
तो मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम कहा जाएगा। बोला जाएगा कि इनकी उम्र 63 to 65 ईयर है और ये पैसिफिस्ट पॉलिसी का प्रयोग करेंगे, शांतिवादी नीति को अपनाएंगे। राजपूतों के साथ जो औरंगजेब ने पंगा ले रखा था उस पंगे को शांत कर देंगे, राजपूतों से दोस्ती कर लेंगे। हाँ, एक इन्वेजन जरूर ये करेंगे, एक तरीके का युद्ध जरूर करेंगे, लोहगढ़ का युद्ध करेंगे, जहां पर ये सिखों में गुरु गोविंद सिंह के बाद जो बंदा बहादुर बैठे उनसे युद्ध करेंगे लोहगढ़ का। तो वो जब हम सिख पढ़ रहे हैं तो वहां पे चर्चा करेंगे 1710 में जो सिखों का युद्ध हुआ, ठीक, लोहगढ़ का युद्ध हुआ, जिस लोहगढ़ के युद्ध में उस वक्त मुगल सम्राट थे मुअज्जम अथवा बहादुर शाह प्रथम, ठीक। तो इनके लिए कहा जाएगा कि ये इनको शाह ए बेखबर की संज्ञा दी गई। शाह ए बेखबर, कोई मतलब नहीं क्या हो रहा है साम्राज्य में, क्या चल रहा है, हमको नहीं खून खराबा करना, हमको तो आराम से 63 64 65 साल हमारी उम्र हो गई है, आराम से सत्ता संभालनी है और आराम से चलते चलना है, ठीक। तो ये कहा जाएगा कि वीक, मैंने बोला सर्वाइवल ऑफ द वीकेस्ट है, ये वीक राजा, वीक सम्राट है बहादुर शाह प्रथम। इसके बाद सत्ता पर काबिज होंगे जहांदर शाह, जिनके लिए लंपट मूर्ख की संज्ञा हमेशा यूज की जाती है। क्वेश्चन हर बार पूछ लेता है कि बताइए लंपट मूर्ख मुगल सत्ता के अंतर्गत किसे बोला गया, तो आप कहेंगे जहांदर शाह को लंपट मूर्ख कहा गया। इसके बाद सत्ता पर काबिज होगा फारूक शियर, जिसके लिए कहा जाएगा कि फारूक शियर और जहांदर शाह सत्ता पर काबिज हुए थे किंग मेकर की सहायता से। इन किंग मेकर्स की भूमिका में सबसे खतरनाक किंग मेकर्स कहा जाता है सैयद बंधुओं को, सैयद ब्रदर्स, जिसमें अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान, इनके दो नाम आप बार बार सुनेंगे। फारूक शेर को सत्ता पर बैठाने वाले दो लोग हैं, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। फारूक शेर को मारने वाले भी दो ही लोग हैं, सैयद ब्रदर्स, अब्दुल्ला खान और हुसैन अली खान। ये फारूक शेर की हत्या कर देंगे। उसके उपरांत दो और मुगल सम्राट सत्ता पर बैठेंगे बहुत कम दिनों के लिए, किसी को पेजेस हो जाएगा उससे मर जाएगा, कोई क्षय रोग से मर जाएगा। लेकिन फारूक शेर के बाद जो मेन इंपॉर्टेंट सम्राट बैठेगा मुगल सत्ता पर, उसका नाम है मोहम्मद शाह। इनके बारे में कहा जाएगा कि इनको रंगीला की संज्ञा दी गई। मोहम्मद शाह को रंगीला इसलिए कहा गया क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं साम्राज्य से, ये नशे में धुत हैं, और ये नशे में इतना धुत है कि इनको कई बार ये भी नहीं पता लगता था कि इन्होंने राज्य में घूमते समय कपड़े पहने भी हुए कि नहीं पहने हुए, है ना, चले जा रहे हैं, कहना पड़ता है कि महाराजा आपने कपड़े नहीं पहने, अच्छा वो कपड़े नहीं पहने हुए। तो इतना नशे में धुत रहते थे। मोहम्मद शाह रंगीला इनको कहा गया। इनको सुंदरी में ज़्यादा इंटरेस्ट था, संगीत में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो ये जितने भी औरंगजेब के बाद आए, इनके लिए कहा जाता है कि सार, सुंदरी और संगीत, इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे ये लोग। मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह है, ये और बड़े अय्याश। तो अहमद शाह के बारे में कहा जाएगा कि विषय वासनाओं में इतना ज़्यादा ग्रसित थे कि इन्होंने हरम की स्थापना के अंतर्गत उनके साइज को बढ़ा दिया, कई सारी चीज़ें की अहमद शाह ने, यहाँ तक कि कई सारे ब्लंडर मिस्टेक्स की, जिसके अंतर्गत उसने पंजाब के सूबेदार के लिए 2.5 वर्ष के बच्चे को पंजाब का सूबेदार बना दिया, 1 साल के बच्चे को पंजाब के सूबेदार का नायब सूबेदार बना दिया, 15 साल के बच्चे को कश्मीर का कुछ बना दिया। तो छोटे छोटे बच्चों को इस तरीके से अपॉइंट कर देना, तो अहमद शाह की कहीं ना कहीं कमजोर नीतियां दिखाता है। अहमद शाह के बाद आप पढ़ोगे शाह आलम द्वितीय के बारे में, कि शाह आलम द्वितीय भी सत्ता पर काबिज होंगे। तो कहा जाएगा कि शाह आलम द्वितीय ये वही व्यक्ति है जो सत्ता पर काबिज होने के 12 साल तक दिल्ली में मुगल सत्ता को जाकर सिंहासन पे नहीं बैठ पाया, क्योंकि उस वक्त अहमद शाह अब्दाली के द्वारा उसके द्वारा नियुक्त हुए कुछ एक लोग थे जो खतरनाक थे, उसके द्वारा नियुक्त किए गए थे। उन लोगों ने शाह आलम द्वितीय को एंट्री नहीं लेने दी दिल्ली में, और शाह आलम द्वितीय ने जब एंट्री ले ली 1788 में, कहा जाता है कि शाह आलम द्वितीय की आंखें फोड़ दी गई मोहम्मद कादरी के द्वारा। तो ये कहानी भी थोड़ी देर में चर्चा में कभी ना कभी किसी ना जब मेडिवल इंडिया पढ़ेंगे तो वहां पर ये आएगी कहानी, कि भाई कभी जब मेडिवल इंडिया का अंतिम दौर चल रहा होगा मध्यकालीन भारत में, तो हम मोहम्मद कादरी के बारे में जानेंगे कि उसने आखिर इनकी आंखें क्यों फोड़ दी। क्वेश्चन आता है कि बताइए किस मुगल सम्राट की आंखें फोड़ दी गई, तो शाह आलम द्वितीय। ये वही शाह आलम द्वितीय जिनके समय में बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध हुआ, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। और उस बक्सर के युद्ध के दौरान हम लोग पढ़ेंगे बक्सर का युद्ध एडवेंट ऑफ द यूरोपियन कंपनीज के दौरान, जहां पर हम लोग देखेंगे कि बक्सर के युद्ध के दौरान मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय मीर कासिम बंगाल से भागकर आए हुए हैं, और शुजाउद्दौला अवध के जो नवाब हैं, एक तरफ वो है और एक तरफ हेक्टर मुद्रों के बीच में युद्ध होगा। तो ये चर्चा भी वहां पे करेंगे। शाह आलम द्वितीय के बाद आप जनरली अकबर II के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बहादुर शाह द्वितीय, जिसे हम लोग बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, जफर नाम से कविताओं का संकलन किया तो इसलिए जफर भी कहते हैं उनको।
तो बहादुर शाह द्वितीय अथवा बहादुर शाह जफर के बारे में पढ़ेंगे जिनको हिंदुस्तान का शहंशाह नियुक्त किया गया। तो जब हम पढ़ेंगे 1857 का रिवॉल्यूशन या फिर 1857 का विद्रोह, सैनिक विद्रोह कह लें उसको, या तो किसान विद्रोह कह लें, या फिर उसको क्रांति कह लें, जब वो पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मेरठ से लोग उठकर हर जगह के लोग उठकर दिल्ली जाना पहुंचना चाहते थे। कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बरेली, हर जगह से लोग उठकर दिल्ली चला था। इसलिए 1857 को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा गया। उस दौरान जब लोग सबसे पहले मेरठ के लोग दिल्ली पहुंचे तो उन लोगों ने बहादुर शाह जफर या फिर बहादुर शाह द्वितीय को भारत हिंदुस्तान का शहंशाह नियुक्त किया। तो ये उस टाइम उनके बारे में चर्चा की जाएगी। ठीक, इतने जोश में, जितने जोश में हिंदुस्तान के शहंशाह बहादुर शाह जफर बने, उतना ज़्यादा उनका अपमान किया गया कि उनको भारत की ज़मीन कब्र के लिए नहीं मिल पाई। मेरे पिया गए रंगून, रंगून भेज दिए गए। ये चर्चा वहाँ पे करेंगे। और कारण क्या थे? तो अभिजात वर्ग का पतन हो गया, ये कारण था मुगल साम्राज्य के विघटन का। उत्तराधिकारी का नियम, मैंने आपको प्राइमोजेनिटी और पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर ज्येष्ठाधिकारी का नियम नहीं होता था। उत्तराधिकारी में ज्येष्ठ व्यक्ति ही बैठेगा, ऐसा कोई नियम नहीं था। तलवार की धार जितनी तेज होगी उतना जल्दी आपको वह सत्ता काबिज करने में, जल्दबाजी में आप उस सत्ता को काबिज कर सकते हैं। मराठों का उदय बहुत तेजी से हो रहा था, ये मैं आपसे चर्चा करूंगा जब मैं आपको मराठे अलग से पढ़ा रहा हूँ। तो मुगल सत्ता के विघटन का सबसे बड़ा कारण ये मराठे थे। एक और कारण, सबसे बड़े कारणों में एक कारण मराठे था कि मराठों का उदय हो रहा था। मराठों के लिए कहा जाता है कि मराठे अपने दंभ के चलते पानीपत के तीसरे युद्ध में हार गए। अपने दंभ के चलते कह दूं या फिर मैं ये कह दूं कि इन्होंने अपने फंडामेंटल्स को छोड़ दिया। जो इनका मूल था लूटमार करना। इनका इस तरीके से आतंक फैलाते थे, लूटमार करके आतंक फैलाते थे। लेकिन पानीपत के तीसरे युद्ध के दौरान इन्होंने कुछ ज्यादा संयमित होकर लड़ने की कोशिश करी, अपनी रणनीति बदल दी, इस कारण से ये और हार गए। तो ये भी बात करेंगे जब पानीपत का तीसरा युद्ध पढ़ रहे होंगे तब। इसके अलावा मुगलों के विघटन का एक कारण था नादिर शाह अहमद शाह का आक्रमण। तो नादिर शाह का आक्रमण हुआ 1739 में और अहमद शाह का आक्रमण हुआ 1761 में। तो ऐसा कहा जाता है कि नादिर शाह, ये इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा गया। तो इस चीज को याद रखिएगा कि नेपोलियन ऑफ द ईरान कहा जाता है नादिर शाह को। ये नादिर शाह कंधार विजय का ख्वाब रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसने 1738 में अपने इस कंधार विजय के ख्वाब को पूरा करने के लिए 1738 में कंधार पे आक्रमण किया। और जब कंधार पर आक्रमण किया तो इसने मोहम्मद शाह, उस वक्त मुगल सम्राट थे, मोहम्मद शाह को संदेश भिजवाया। मोहम्मद शाह देख लीजिए, नहीं फिर से आप भूल जाएंगे। देखिए मोहम्मद शाह कहाँ पे लिखे हुए मोहम्मद शाह, देखिए फारूक शेर के बाद मोहम्मद शाह सत्ता पर काबिज थे। तो 1738 में जब इसने कंधार पर आक्रमण किया नादिर शाह ने, तो इसने मुगल सम्राट के पास ये संदेश पहुंचाया कि इस आक्रमण के दौरान जो लोग भी, जो अफगानी, जो पठान भागे हैं कंधार से, उनको गजनी और काबुल में शरण प्रदान न की जाए। लेकिन मोहम्मद शाह ने इस आदेश को नहीं माना। जब इस आदेश को नहीं माना गया, फाइनली कहा जाएगा कि नादिर शाह सबसे पहले 11 जून में गजनी में आक्रमण करेगा, इसको जीत लेगा। उसके बाद काबुल को जीत लेगा। फाइनली कहा जाएगा कि लाहौर को जीतेगा। 24 फरवरी 1739 में नादिर शाह के द्वारा करनाल का युद्ध लड़ा जाएगा। और इस करनाल के युद्ध के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह करनाल का युद्ध मात्र 3 घंटे चलने वाला युद्ध है, जिसमें मुगल सम्राट निजामुल मुल्क कमरुद्दीन, खान दौरान और सादत खान के साथ नादिर शाह से लड़ने के लिए चलेंगे। लेकिन 3 घंटे के युद्ध में इनकी संयुक्त रूप से सेना हार जाएगी और नादिर शाह विजय हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपसे कई बार क्रोनोलॉजी पूछ लेता है कि क्रोनोलॉजी लगा दीजिए, लिख देगा प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, करनाल का युद्ध, ऐसे 3-4 युद्ध लिख के पूछेगा कि बताइए इसकी क्रोनोलॉजी लगा दीजिए। तो मैंने आपको अभी लोहगढ़ का युद्ध बताया था, जो बहादुर शाह प्रथम मुअज्जम ने लड़ा था 1710 में, लोहगढ़ का युद्ध 1710। उसके बाद मैंने आपको एक युद्ध अभी दूसरा बताया 24 फरवरी 1739 1739 में, जिस युद्ध का नाम है करनाल का युद्ध। इस करनाल के युद्ध में एक तरफ मुगल सम्राट के साथ में उनके साथी निजामुल मुल्क कमरुद्दीन, खान दौरान, मीर बख्शी हैं, ये सादत खान, ये लोग हैं, और एक तरफ नादिर शाह। 3 घंटे के युद्ध में नादिर शाह की सेना इनकी सेना को हरा के फेंक देगी। ये बात अलग है कि नादिर शाह के सैनिक कम हैं, मुगल सम्राट के पास सैनिक अधिक है, लेकिन तब भी हार जाएंगे। उसे कई सारे कारण है, ठीक, कई सारे टैक्टिक्स का कारण है, कई संसाधनों के कारण है, इनके पास अपने जो हथियार है उनको लेकर भी कारण है। इसकी रणनीति भी बहुत, नादिर शाह की रणनीति भी खतरनाक है। तो ये सब चर्चाएं ऑप्शन में की जाती है, यहाँ पर नहीं की जाएंगी, ठीक। तो करनाल का युद्ध 1739 में हुआ, ये याद रखिए। इस युद्ध के दौरान कहा जाएगा कि खान दौरान, जो कि मीर बख्शी है मुगल साम्राज्य का, तो इसकी जब मृत्यु हो जाएगी, खान दौरान मारे जाएंगे। इस युद्ध में जब ऐसा होगा
तो सादत खान को बंदी बना लिया जाएगा, तो निजामुल मुल्क ये शांति दूत की भूमिका निभाएंगे, नादिर शाह के पास जाएंगे, कहेंगे भैया एग्रीमेंट कर लो हमारे साथ, हम आपको 50 लाख रुपया देंगे, और इस 50 लाख रुपए में भी 20 लाख रुपए हम आपको ऑन द स्पॉट देंगे, अभी देंगे, हाल में देंगे, और 10-10 लाख रुपए की 3 किस्तें हम आपको तब देंगे जब आप वापस लौट रहे होंगे। जब आप वापस लौटेंगे, अटक गजनी काबुल की तरफ लौटना शुरू करेंगे, तब हम आपको 10-10 लाख रुपए की खेप हम आपको, जब आप एक जगह पहुंचेंगे 10 लाख रुपए, दूसरी जगह पहुंचेंगे 10 लाख रुपए, फिर तीसरी तो 10 लाख रुपए, इस प्रकार से हम आपको देंगे, यहाँ से आप हमको माफ करते हुए चले जाइए। नादिर शाह इस बात पे राजी हो जाएगा कि ठीक है 50 लाख रुपए का हमको तो मिल ही रहा है, निकल लेंगे यहाँ से, लेकिन सादत खान, अच्छा निजामुल मुल्क जब ये शांति दूत की भूमिका निभाएगा नादिर शाह के पास जाकर, तो नादिर शाह निजामुल मुल्क से बहुत खुश होगा, प्रसन्न होगा, और जब प्रसन्न होगा तो निजामुल मुल्क को वो मीर बख्शी का पद प्रदान कर देगा, क्योंकि खान दौरान की तो मृत्यु हो गई है, तो मीर बख्शी का पद प्रदान करेगा। तो ये भी कहा जाता है कि विघटन का एक सबसे बड़ा कारण मुगलों का ये भी था, अंदर गुटों में संघर्ष बहुत चल रहा था। सादत खान इस बात से खुश नहीं है, सादत खान खुद मीर बख्शी बनना चाहता है, इसलिए सादत खान नादिर शाह के पास पहुंचेगा, आ बैल मुझे मार, और नादिर शाह से क्या बोलेगा, देखो ये 20 लाख रुपए कोई चीज नहीं है, दिल्ली पर आप आक्रमण करो, मैं आपको 20 करोड़ रुपए दूंगा। नादिर शाह को बात अच्छी लगती है कि 20 करोड़ रुपए, 20 लाख या 20 करोड़ तो बहुत ज्यादा है। नादिर शाह दिल्ली पर आक्रमण करता है, सादत खान के कहने पर 20 मार्च 1739 को नादिर शाह दिल्ली को इन्वेड करता है, दिल्ली पर पहुंचेगा, दिल्ली पर मुगल सत्ता उखाड़ के फेंक दी, मतलब मुगल सत्ता तो सिंहासन से नीचे आ गया है, फारसियों का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। कुछ महीनों के लिए, 2 माह के लिए नादिर शाह दिल्ली पे काबिज रहेगा, अपने खुतबे पढ़वाएगा, सिक्के चलवाएगा, अपना सब कुछ करेगा, और सादत खान से कहेगा तुमने कहा था दिल्ली पे आक्रमण करेंगे, 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए लेके आओ, नहीं लेके आओगे तो तुमको ऐसा मतलब मारेंगे गिरा गिरा के, बहुत आपके साथ बहुत ही अत्याचार किया जाएगा। सादत खान को धमकी दी जाएगी, सादत खान डर के मारे जहर चाट लेंगे और अपने आप को मार लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे, आत्महत्या, खुद ही मर गए। लेकिन हाँ, सादत खान का जो उत्तराधिकारी होगा सफदरजंग, वो 2 करोड़ रुपए नादिर शाह को देगा जाके, इसी प्रकार से पिंड छूटेगा। कहा जाएगा कि नादिर शाह जब वापस लौटेगा, तो वापस लौटते टाइम वो दिल्ली की सत्ता पर कुछ लोगों को काबिज करते चला जाएगा, मीर बख्शी किसी को बना देगा, किसी को मुगल सम्राट की सत्ता सौंप देगा और वापस चला जाएगा, मोहम्मद शाह को मुगल सम्राट की सत्ता वापस सौंप देगा और वापस लौटेगा। तो इसके लिए कहा जाएगा कि मैंने आपसे बताया कि नादिर शाह का जो आक्रमण था वापस लौटेगा, तो ऐसे इतनी आसानी से नहीं लौट रहा है। 2 करोड़ रुपए सफदरजंग ने दिए हैं, उसके अतिरिक्त कई करोड़ रुपए वो लेके यहाँ से लौटेगा। पीकॉक थ्रोन जो शाहजहां की तरह बनाया गया, उसको भी लेके चला जाएगा, कहा जाएगा इसकी कीमत लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपए है, उसको भी लेके चला जाएगा। कई सारे बैल, हाथी, घोड़े, हिजड़े, कई सब चीजें लेके चला जाएगा, कई सारे लोगों को लेके जाएगा जब नादिर शाह भारत से लौटेगा, इतनी लूटपाट मचाएगा। तो इसके बारे में कहा जाता है कि 2 लोग, जो एक नादिर शाह और इसके बाद अहमद शाह अब्दाली, ये 2 लोग बड़े खतरनाक हुए। तो कुछ विशेष पॉइंट याद रखिए नादिर शाह के बारे में। पहला, नेपोलियन ऑफ द ईरान कहा जाता है। दूसरा, ये याद रखिए कि नादिर शाह के लिए ये याद रखिए कि नादिर शाह ने पीकॉक थ्रोन अपने साथ ले गया। इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि वह मुगल बादशाह, अंतिम मुगल बादशाह कौन था जो पीकॉक थ्रोन पर बैठा, तो उसका नाम था मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, किसने बनाया था पीकॉक थ्रोन? तो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक, कौन ले गया अपने साथ? तो नादिर शाह अपने साथ ही पीकॉक थ्रोन लेके चला गया था। ठीक है, करनाल का युद्ध किसके बीच हुआ? तो करनाल का युद्ध नादिर शाह और मुगल सम्राट के बीच हुआ, जिसमें कई लोग, निजामुल मुल्क थे, सादत खान थे, खान दौरान थे, कमरुद्दीन थे, इन लोगों के बीच 1739 24 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ, जहां पर नादिर शाह ने इनको 3 घंटे के अंदर मुगल सम्राट को परास्त कर दिया। ठीक है, ये याद रखिए करनाल का युद्ध। इसके बाद मैंने आपसे बताया कि अहमद शाह अब्दाली, जो कहा जाता है कि नादिर शाह का उत्तराधिकारी एक तरीके से अपने आप को उसने बोला, तो इसको दुर्रे दौरानी भी कहा गया अहमद शाह अब्दाली को। ये नादिर शाह के मरने के बाद कंधार का शासक बनेगा जाके, कंधार के शासक बनने के बाद काबुल जीतेगा, जिसको आप आधुनिक अफगान इस वक्त कहते हो। इसको जीतने के बाद इसको भी भारत को मतलब भारत पे आक्रमण करने का बड़ा मन करेगा, क्योंकि उसके ही नादिर शाह का उत्तराधिकारी है, तो उसको लगता है कि जो नादिर शाह के अंडर में था वो मेरे भी अंडर में होना चाहिए। इसी ख्वाहिश के साथ 1748 में पंजाब पर आक्रमण करेगा, लेकिन असफल हो जाएगा, हार नहीं मानेगा। 1749 में फिर से आक्रमण करेगा, मुइनुल मुल्क को पराजित कर देगा, जो वहाँ के गवर्नर है पंजाब के। इसके बाद कहा जाएगा कि ये मुइनुल मुल्क कुछ पैसा देने की बात करके
अहमद शाह अब्दाली कि हाँ इतना 14,000 रुपये या कुछ हज़ार रुपये मैं आपको सालाना देता भेजता रहूँगा, इस शर्त पर, मोइनुल मुल्क की शर्त पर अहमद शाह अब्दाली वापस चला जाएगा। लेकिन जब ये पैसा देने में आनाकानी करेंगे तो एक बार फिर से 52 में फिर से अहमद शाह अब्दाली आक्रमण करेगा, और जब अब की बार आक्रमण करेगा तो मुगल सत्ता पर मोहम्मद शाह के बाद अहमद शाह काबिज हो गए हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, मुगल सत्ता पर मोहम्मद शाह रंगीला के बाद अहमद शाह काबिज हो गए हैं। ये वही अहमद शाह है जिन्होंने किसी 1 साल के बच्चे को पंजाब का सूबेदार बना दिया, 2.5 साल के बच्चे को पंजाब का नायब सूबेदार बना रखा था। अहमद शाह सत्ता पर काबिज होंगे तो अहमद शाह उस वक्त सत्ता पर काबिज हैं जब अहमद शाह अब्दाली आक्रमण कर रहा है, तो अहमद शाह डर के मारे अहमद शाह अब्दाली को पंजाब और सिंध सौंप देंगे, प्रदेश दे देंगे, ले जाओ आप। क्यों डर के मारे? नादिर शाह ने इतना हंगामा काटा था, कहीं ऐसा ना हो अहमद शाह भी अंदर आ गया तो बहुत हंगामा काटेगा। 1753 में मोइनुल मुल्क जो गवर्नर है पंजाब की, इनकी मृत्यु हो जाएगी। पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा अराजकता फैलेगी। इस अराजकता फैलने के दौरान ऐसा कहा जाएगा कि 1756 में एक बार फिर से सीमाओं का उल्लंघन करता हुआ अहमद शाह अब्दाली पंजाब तक कूच करेगा, इवन दिल्ली तक चढ़ाई कर देगा, बहुत लूटमार मचाएगा। लूटमार मचाने के बाद 1756 में दिल्ली में लूटमार करने के बाद वापस लौटेगा धनवन लूट लाट के। तो वापस जाते हुए क्या करेगा कि आलमगीर द्वितीय को मुगल सम्राट की सत्ता सौंप देगा, वजीर बना देगा इमादुल मुल्क को, और नजीब उद्दौला को ये मीर बख्शी बना के यहाँ से वापस लौटेगा अहमद शाह अब्दाली। और जब अहमद शाह अब्दाली वापस लौटेगा इन लोगों को अपॉइंट करके कि मुगल साम्राज्य की सत्ता आलमगीर द्वितीय के पास रहेगी और वजीर इमादुल मुल्क रहेगा, मीर बख्शी नजीब उद्दौला होगा, तो अहमद शाह अब्दाली इनको अपॉइंटमेंट करके वापस जाएगा। तो ऐसा कहा जाएगा कि कुछ इस प्रकार से क्रम बनेगा कि रघुनाथ राव, अब वो कहानी आपको ऑप्शनल में जाके देखनी होगी, यहाँ पर आपको इतना समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताता हूँ। 1758 में कुछ इस प्रकार से क्रम बनेगा कि रघुनाथ राव दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे और नजीब उद्दौला को मीर बख्शी के पद से फेंक देंगे उठा के। और जब ये नजीब उद्दौला मीर बख्शी के पद से उठा के फेंक दिए जाएंगे तो अहमद शाह को लगेगा कि हमारा यह अपमान है, अहमद शाह अब्दाली को लगेगा ये हमारा अपमान है, जिसको हमने अपॉइंट किया उसको आपने उठा के फेंक दिया। तो अहमद शाह अब्दाली इस चीज का बदला लेने के लिए एक बार फिर से भारत पे आक्रमण करेगा, और वो युद्ध है पानीपत का तीसरा युद्ध, जिसे हम लोग कहते हैं 1761, 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जहां पे आपको याद रखना मैप किनके बीच में हुआ, मराठे और अफगान, मराठे और पठानों के बीच में युद्ध हुआ है पानीपत का तीसरा युद्ध। और यहाँ पर कहा जाता है कि इस युद्ध में अफगान पठानों ने मराठों को धूल चटा दी, और मराठे इस पानीपत के तीसरे युद्ध में बहुत बुरी तरीके से पराजित हुए। पराजित होने के कारणों में मैंने आपसे पहले भी बोला, एक सबसे बड़ा कारण जो मराठों का पराजित होने का, एक तो पहली बात भूख से मर रहे थे, खाने को कुछ बचा नहीं था। दूसरी बात ये, इन्होंने अपने फंडामेंटल मराठों ने त्याग दिए थे। इनका फंडामेंटल जो युद्ध लड़ने की टैक्टिक्स थी वो थी लूट मार करके आतंक मचाना। इन्होंने इसको त्याग कर संयमित होकर लड़ने की कोशिश करी। भारी भारी बहुत सारे वो क्या बोलते तोपें लेके चल दिए, महिलाओं को भी अपने साथ लेके चल दिए। वो तो इन सब चीजों जो रणनीति थी वो कुल मिला के बहुत अच्छी नहीं थी, इनके पक्ष में चीजें नहीं थी, इसलिए मराठे हार गए। तो जीता कौन? अफगान की विजय, पठानों की विजय हुई। इसी को हम लोग कहते हैं थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो जब हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे तो बाबर के बारे में चर्चा करेंगे। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ? तो जब हम लोग बाबर के बाद, हुमायूं के बाद अकबर पढ़ेंगे तब हम उसके वहां पर चर्चा करेंगे, कौन हेमू थे, हेमू को किसका, हिंदुओं का क्या राजा क्या है, तो तब हम चर्चा करेंगे पानीपत का दूसरा युद्ध। ये पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में जो हुआ, जो अहमद शाह ने किया, तो ये हमको अभी पानीपत का तीसरा युद्ध देखना है। तो इसका मतलब मैंने आपको ये तीसरा युद्ध बता दिया, इवन चौथा। पहला मैंने आपको बताया सबसे पहले लोहगढ़ का युद्ध 1710, जहां पर बहादुर शाह प्रथम या फिर शाह ए बेखबर या फिर मुअज्जम, ठीक, बंदा बहादुर, उनके बीच में युद्ध हुआ। इसके बाद मैंने आपको बताया 1739 में करनाल का युद्ध, जहां पर मैंने आपको बताया कि नादिर शाह प्लस इस तरफ निजामुल मुल्क, खान दौरान, सादत खान, मोहम्मद शाह, इनके बीच युद्ध मैंने आपको बताया। उसके बाद मैंने आपको बताया 1761 में, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पानीपत का तीसरा युद्ध। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया 1764 में बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इनकी क्रोनोलॉजी कई बार लगाने को पूछी जाती है, कई बार लगाने को आ जाती है। तो इस क्रोनोलॉजी को आप लोग कोशिश करिएगा कि लगा के रखिए। याद रखिए कि जब अहमद शाह ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को पराजित किया, तो एक बार फिर से अहमद शाह अब्दाली के द्वारा नजीब उद्दौला को मीर बख्शी बना दिया गया, ठीक।
सम्राट तो उसने बनाया ही शाह आलम द्वितीय को, मुगल का, लेकिन मीर बख्शी नजीब-उद-दौला को बनाया। तो ये कहा जाएगा कि नजीब-उद-दौला जो थे वो जब तक मीर बख्शी की सत्ता पर काबिज रहे, इतना प्रभावी मीर बख्शी था कि इसके आने वाली जो पीढ़ियां हैं जिसमें जाब्ता खान और गुलाम कादिर हैं, इन जाब्ता खान और गुलाम कादिर के चलते ही शाह आलम द्वितीय लगभग 12 साल तक दिल्ली में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि अहमद शाह अब्दाली तो बना के चला गया, प्रवेश नहीं कर पाए। 1772 में मराठों की सहायता से जब प्रवेश किया तो ऐसा कहा जाता है कि 1788 में शाह आलम द्वितीय को राज दरबार के अंदर जाके गुलाम कादिर ने उसकी आंखें फोड़ दी। कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि वह मुगल बादशाह कौन था जिसके द्वारा वह मुगल बादशाह कौन था जिसकी आंखें गुलाम कादिर के द्वारा फोड़ दी गई, तो उसका नाम है शाह आलम द्वितीय। ठीक, तो ये थोड़ा सा ब्रीफ मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि आखिर क्यों विघटन हुआ मुगलों का, कौन कौन से उत्तराधिकारी, कौन कौन से सक्सेसर थे जो कमजोर थे, उनका क्या नाम था। फिर मैंने आपको युद्धों के थोड़े बहुत हल्की फुल्की चर्चा कर दी। ये चीजें फिर से आएंगी, ये चीजें फिर से आगे जाके आएंगी, फिर से ये सब रिपीट होगा। अभी तो सिर्फ एक मतलब बेस बनाने के लिए कि हाँ इस प्रकार से पढ़ने हम लोग वाले हैं, इसके लिए मैंने आपको ये पढ़ा दिया। अब हम लोग देख लेते हैं यूपीपीसीएस की साइट पर जो मैंने आपसे बोला था कि डॉक्यूमेंट देख लिया जाएगा .up.nic.in। तो एक बार इसको देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट में क्या है। डीबीटीएफ का लीडर नाम है, चलिए। तो ये आपको दिखाई दे रहा है। डेट्स मैं आपको उसमें बता चुका था, लोक सेवा आयोग के अपर के में आवेदन की तिथि 5 फरवरी आज से स्टार्ट हो गया, आपको दिख ही रहा है। ये पेन ले लिया जाए। 5 फरवरी ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जो आप फी सबमिशन करोगे उसकी अंतिम तिथि है 2 मार्च। फाइनल सबमिशन की डेट है आपकी 5 मार्च 2021। ठीक है, ये डेट जरूर याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अंदर ही सब कुछ कर लीजिएगा, वेट मत करिएगा, नहीं वेट कर रहे हैं 1 घंटे में, सब कुछ 1 दिन में हो जाता है आजकल तो। अच्छा, ये सीट्स की संख्या मैं आपको बता चुका हूँ, 400 है, 400 सीट्स हैं। किस प्रकार से फॉर्म भरना है, एक बार ये यूज़र इंस्ट्रक्शन जरूर देख लीजिएगा, क्या क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। अप्लाई क्लिक करने पर परीक्षा के सापेक्ष प्रथम स्तर में आपको ये ऑनलाइन जब आवेदन करेंगे आप, तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। वहाँ पर जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएंगी वो अगर आपने पहले से भर रखा होगा तो आपको ज़्यादा कुछ टेंशन नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप नए हैं तो जो जो वहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगे उन सब बेसिक इन्फॉर्मेशन को आपको भरना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन जब फिल हो जाएगा तो आप रजिस्ट्रेशन को प्रिंट जरूर कर लेंगे, प्रदर्शित होगी, जिस पर क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन की स्लिप को प्रिंट प्राप्त कर लें उसका, इसलिए कि फर्दर आपको आसानी रहे फिल करने के लिए। नहीं तो मैसेज आपके पास मोबाइल फ़ोन पे आएगा और आपके मेल पर भी आएगा। याद रखिएगा, वही मोबाइल नंबर यहाँ पर सबमिट करिएगा या फिर वही जीमेल की साइट आप उसमें यहाँ पे सबमिट करिएगा जो आपके पास रहे आगे आने वाले समय में। ऐसा नहीं है कि आज आपने मोबाइल फ़ोन कोई और डाल दिया फिर कल रो रहे हैं हमारे पास तो OTP नहीं आ रहा। ठीक है, तो एक ऐसा मोबाइल नंबर डालिए जो आपके पास हमेशा रहे। मम्मी का डाल लीजिए, पापा का डाल लीजिए, किसी और का डाल लीजिए अगर आप बहुत फ्रिक्वेंटली नंबर बदलते हो। नहीं, एक ऐसी जीमेल साइट रखिए जो आपके पास परमानेंट रहे। ऐसा नहीं है जीमेल कुछ और डाल दिया उसका पासवर्ड उसका याद नहीं रह जा रहा। ठीक, ये खास कर याद रखिए, कई लोगों को दिक्कत होती है, बाद में कहते हैं कि सर इसको कैसे सही करें, अब नहीं सही हो रहा, हम तो भूल गए सब कुछ, हमें याद ही नहीं आ रहा। इसलिए इस चीज़ को जरूर फोकस रखिएगा। सेकेंड स्तर पर जब आप प्रोसीड करेंगे तो आपको फी डिपॉजिट का ऑप्शन आएगा, वहीं पर जाकर आप फीस पैसा वैसा नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर डेबिट कार्ड के थ्रू या फिर अन्य जो अदर पेमेंट मोड्स हैं उनके थ्रू आप पेमेंट कर लीजिए। एक बार पेमेंट एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आपको प्राप्त हो जाएगी। जब पूरा यहाँ पेमेंट हो जाएगा तो उसके बाद फिर आपका फाइनल सबमिशन आएगा। उस फाइनल सबमिशन में जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएँ उन सारी डिटेल्स को देख कर भरना है। फ़ोटो का साइज वाइज देख लीजिएगा कितने KB से नीचे होनी चाहिए, वो सारा सब सिग्नेचर फ़ोटो ठीक ठाक फ़ोटो, ऐसा नहीं है पता नहीं लग रहा फ़ोटो लगी है कि नहीं लगी है, फिर बाद में ऑब्जेक्शन आ रहा है कि आपकी फ़ोटो गंदी है। ये ऑब्जेक्शन तो साफ सुथरी फ़ोटो, इसमें ऐसा कुछ नहीं कि बैकग्राउंड में लाल पीला नीला सफ़ेद, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक डिसेंट सी फ़ोटो अपनी लगा दीजिएगा। डिसेंट का मतलब ये भी नहीं है कि यहाँ सेल्फी ले रहे हैं एकदम, ऐसा नहीं, सही से ठीक ठाक से कर दीजिएगा फ़ोटो और साइन इन सबमिट कर दीजिएगा। उसको करने के बाद जब आप फाइनली जितने भी अभिलेख आप आवेदन संबंधी लिखा हुआ है कि अभ्यर्थी को स्पष्ट किया जाता है कि प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर वे अपने अभिलेख एवं ऑनलाइन आवेदन संबंधी हार्ड कॉपी आयोग को प्रेषित ना करें। तो ये याद रखिए, ये सब मेंस जब आप प्री निकाल लेते हैं
उसके बाद जब आप मेंस देने के लिए जा रहे होते हैं तो आपको एक फॉर्म फिल करना होता है, उस फॉर्म की कॉपी आपको आयोग के पास भेजनी होती है, वो प्री निकालने के बाद की प्रक्रिया है। जब आप प्री सबमिट कर रहे होते हैं तो आपको ये कोई भी चीज़ आयोग नहीं भेजनी, ये लिख रहे हैं इसका मतलब है कुछ ऐसा हुआ होगा इसलिए लिख दे रहे हैं, या हमेशा ही लिख देते हैं वैसे। तो ये याद रखिए कि इसकी कोई बस सब कुछ ऑनलाइन आपको सबमिशन करना है, सब कुछ फीस ही सब कुछ ऑनलाइन होना है, जितनी डिटेल भरनी है सब ऑनलाइन फिल कर देनी है, फाइनल सबमिशन कर देना है। वो जो आपके पास फाइनल जो प्रिंट आएगा उसको सेव कर लीजिए कहीं पर, चाहे अपने जीमेल पर और चाहे अपने फ़ोन पे, ठीक, फर्दर भविष्य के लिए बस। आवेदन शुल्क जनरल का 125 रुपये है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का 65 रुपये है, परीक्षा शुल्क इतना, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपये, 65 रुपये है। बाकी अकॉर्डिंगली यहाँ पर दिया हुआ कि इसका पैसा कितना कितना लग रहा है, ठीक। इसके अलावा एज का क्राइटेरिया वही 21 से 40 साल, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। कुछ लोग चर्चा कर रहे थे कि सर स्केलिंग का क्या है, तो इस बार उन्होंने कुछ नया ही ऐड कर दी। जो पिछली बार स्केलिंग की बातें लिखी थी 2020 में, 2021 में तो थोड़ा और परिवर्तन कर दिया है। अब तक कहते थे कि ऑप्शनल में स्केलिंग करेंगे, लेकिन अब उन्होंने वो भी मना कर दिया है कि हाँ वो लगेगा ठीक तो कर लेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। तो इसके लिए ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ ये स्केलिंग करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो 2018 में हुआ वही 2019 में हुआ, वही 2020 में हुआ, वही 2021 में, जो वही 2020 में होगा वही 2021 में होगा। तो इसलिए उसमें कुछ आप ज़्यादा आशा ना रखें कि स्केलिंग होगी, कुछ नहीं होगी, कुछ पता नहीं लगेगा आपको कितने नंबर कहाँ मिले क्या नहीं मिले, उसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। कौन कौन से पद हैं, तो 400 में अभी तक जो पता है वो यही पता है कि 75 72 प्लस लगभग 80 के आसपास एसडीएम के पद तो हैं, डिप्टी एसपी के पद हैं। उसके अलावा जो चर्चा है वो ये है कि जीआईसी प्रिंसिपल के भी पद इसमें हैं, लेकिन हाँ सामान्य स्नातक के पद ठीक ठाक अच्छी संख्या में रहेंगे। रिजल्ट आते आते तक 750 के अराउंड पद हो जाएंगे, लगभग आप हर बार देखिए 200 200 250 300 पद वो हमेशा बढ़ा देता है अंत तक आते आते, इसलिए उसमें इतना ज़्यादा परेशान होने की जरूरत है नहीं, ठीक। क्षेत्रीय वन अधिकारी के 15 पद हैं, और एक एसीएफ का सहायक वन संरक्षक एक पद है सर। इसको जो लोग भरते हैं वो दोनों जो क्राइटेरिया हैं जो वहाँ पे मांगा है, सामान्य स्नातक ही मांगता है, वो भर सकते हैं, ठीक। देख लीजिएगा कौन साइंस में क्या मांगा क्या गया है, उसको पढ़ लीजिएगा। आरक्षण का क्राइटेरिया, जो आपके पास आरक्षण हो उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस का भी इसमें क्राइटेरिया होगा। एज रिलैक्सेशन में यहाँ पर एज रिलैक्सेशन की बात की गई है, तो एज रिलैक्सेशन मुझसे कोई पूछ रहा था कि सर रिलैक्सेशन एज में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा आयु सीमा में जो लिखा हुआ है, छूट में लिखा है उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी, उत्तर प्रदेश राज्य सरकारी कर्मचारी, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषदीय शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारियों, देखो शिक्षणेतर ऐसे लिखते हैं, शिक्षणेतर कर्मचारियों तथा उत्तर प्रदेश के अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों कर्मचारियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट है। इसका मतलब कहीं पर भी ईडब्ल्यूएस की बात, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात नहीं की गई है, ठीक है। अगर की गई होती तो आपको यहाँ पर 5 वर्ष की छूट वहाँ पर उनको भी मिलती है, लेकिन की नहीं गई है, तो ये अपने दिमाग में डाउट एकदम क्लियर रखिए, ठीक। साथ में लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष की आयु अवश्य पूरी करनी चाहिए, और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। इसका मतलब 1 जुलाई 2021 को आपकी उम्र 40 वर्ष तक अगर है, 40 वर्ष से कम 39 साल इतना महीना इतना दिन है, तो आप ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर 1 जुलाई 2021 को आप 40 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं, 40 वर्ष 2 महीना 40 वर्ष 3 महीना, तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो 21 वर्ष और 40 वर्ष का जो क्राइटेरिया है वो तो है ही। उत्तर प्रदेश के समाज के दिव्यांग वर्गों के लिए अधिकतम आयु सीमा 15 वर्ष अधिक, मतलब 55 वर्ष हो गई। उत्तर प्रदेश के आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों, अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए जिन्होंने सेना में 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, समूह खा के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। परंतु समूह खा के पदों हेतु आरक्षण देना नहीं होगा। समूह खा के पदों के उत्तर की स्थिति में जो लिखा है उसको देख लीजिए, ठीक। लिखित परीक्षा, प्री के बाद लिखित परीक्षा में चर्चा की जाएगी। कुछ फिजिकल क्राइटेरिया आपको दिखाई दे रहे हैं कि डिप्टी एसपी पद के लिए आपको जिला युवा एवं कल्याण विकास जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास अधिकारी, ये यूथ डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए दिया है कि आपकी न्यूनतम इतनी हाइट होनी चाहिए, अगर आप अन्य कैटेगरी में तो इतना होनी चाहिए, शेड्यूल कास्ट में तो इतना होना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्र से है तो इतनी होनी चाहिए, सीना बिना फुलाए फुलाए इतना होना चाहिए, वो देख लीजिए मतलब का है आपका, अगर आपके मतलब का तो उसको देख लीजिए। बाकी इसमें एज सच कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है नहीं। जो आपसे जो डिटेल्स मांगे उन डिटेल्स को आप जो मांग रहा है उसको उसी प्रकार से फिल कर दीजिए एकदम ठीक ठाक। जो आपको डिटेल्स में मांगेगा, ये बताइए, वो आपको फिल करना है ठीक ठीक एकदम, उसमें कुछ भी उल्टा सीधा गलत सलत मत लिख दीजिएगा, ठीक।
ठीक, ये कुछ प्रारूप दिए हैं आपके सर्टिफिकेट के। इन प्रारूप पे आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। अगर EWS का सर्टिफिकेट बना रहा है तो आपका ये प्रारूप है EWS सर्टिफिकेट के लिए, इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पे आपका पासपोर्ट लगेगा, मतलब यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो लगेगी, हस्ताक्षर यहाँ कार्यालय की मोहर तहसीलदार साहब बनाएंगे। तो ये सारे प्रारूप देख लीजिएगा, जो जो आपका सर्टिफिकेट है उसका आपका प्रारूप बनेगा। बाकी इसका मैं डिस्कशन पहले ही कर चुका हूँ कि कौन कौन से पेपर हैं, क्या है, प्री में क्या होता है, मेंस में, इसकी डिस्कशन मैं बहुत पहले कर चुका हूँ। तो ये, इसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है फॉर्म भरने में कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझे 6396743810 पर पिंग करके 6396743810 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दो कि सर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म फिल करने में मुझे दिक्कत हो रही है, क्या करूँ, इसमें क्या भरूँ, उसमें क्या भरूँ, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, उसमें क्या फिल करना है। फिर से बोल रहा हूँ, अपना जीमेल और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आप मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं उसको सही से भरिएगा, क्योंकि बाद में जब आप उस सिम को फेंक देते हैं तो आप परेशान रहते हैं कि सर हमने तो सिम ही फेंक दी, हमें तो अब जीमेल का वो नहीं याद आ रहा। ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए।